मानसिकता वैज्ञानिकता च अद्य विश्वे समग्रे प्रसिद्धा वर्तते। भारते विज्ञानस्य विकासाय आवश्यकम् इति स्वीकृत्य विज्ञानं प्रौद्योगिक्यां च अस्माकं भारते महत्त्वपूर्णं स्थानं प्राप्तवान्। भारतस्य ज्ञानसमृद्धिः वैज्ञानिक आविष्कारणेन पुनः अस्माकं भारतः विश्वगुरु भविष्यति इति सत्यं न तत्र कोऽपि संशयः। विषय वक्ता डॉक्टर मोहन जी राघवन। विषय भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान। आप श्री ने IIT हैदराबाद में हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में प्राध्यापक हो। आप श्री वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हुए भारतीय विभावनाओं पर संशोधन कर रहे हो। आप श्री ने पिछले 20 सालों में भाषा, पूजा, पहनावा, धार्मिक विधियों, त्योहारों जैसी कई बातों पर व्याख्यान किए हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप आइए और आज के विषय पर चर्चा करें। આજના આપણા વક્તા મોહનજી રાઘવન એ IIT હૈદરાબાદના પ્રાધ્યાપક છે અને તમે વેબસાઇટ પર ઘણા બધા યુટ્યુબ ચેનલ્સ પર એમના લેક્ચર પણ સાંભળ્યા હશે। કદાચ આના પછી સર્ચ કરજો તો એક એવી ભ્રામક માન્યતા છે કે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા સાહિત્ય અધ્યાત્મની તો વાત કરે છે પણ તેમાં વિજ્ઞાન નથી। વિજ્ઞાન પર જે કંઈ કાર્ય થયું છે તે યુરોપિયન દેશોમાં થયું છે। તો એ બાબતમાં સત્ય હકીકત શું છે એના પર પ્રકાશ પાડવા આપણે સૌ માનનીય મોહનજીને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ વિષય પર ઉદ્બોધન આપીને અમને કૃતાર્થ કરે। नमस्सदसे नमस्सदसस्पते। आज इस सभा में उपस्थित पूजनीय मेरे से पूर्व आए हुए सारे उपन्यासकार, वक्ता और यहाँ वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के अधिकारी जिन्होंने ये सत्र का आयोजन किया है और इधर आकर आप सब लोगों से बातचीत करने का जो अवसर मुझे प्रदान किया है, उन सबको मेरी हार्दिक कृतज्ञता। आज मुझे जो विषय दिया गया है वो भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान, ये विषय मुझे दिया गया है। सो दिस इज़ अ सब्जेक्ट दैट इज़ ऑफ इन अ वे वेरी फेमिलियर टू अ लॉट ऑफ अस। हम हर रोज़ विज्ञान की बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम कहते हैं कि ये आधुनिक ये युग है, वैज्ञानिक युग है, विज्ञान में क्या क्या होती है, चंद्रमंडल तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये सब एक तरह से आज का विज्ञान का फल जो है हम वो भोग रहे हैं। और हम में से शायद कोई ऐसा नहीं है जो विज्ञान को ना माने और जो विज्ञान का फल ना भोग रहा। आज जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा वक्तव्य आप तक सुनाई दे रहा है और शायद और बाकी राज्यों में भी दूर दूर तक सबको सुनाई दे रहा है। ये सब आधुनिक विज्ञान का ही एक रूप से फल है। तो शायद कोई भी ना हो ऐसे जो विज्ञान को पूर्णतः नकार सकें, बोलें कि इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि हमें पता है, पिछले उपन्यासकार ने बताया था कि उनके वक्तव्य में कि विज्ञान क्या नहीं कर सकती और हमारे देश के विज्ञानियों ने और हमारे देश के ऋषियों ने उनका क्या क्या आविष्कार है, उनकी क्या अवधारणा है, इसके बारे में भी हमने देखा। तो आज अगले शायद आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे में, जितना भी समय हो सके, उसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान पहली बात है कि नहीं, और दूसरी बात विज्ञान है तो इसका विषय क्या है, और विज्ञान जो पश्चिम में, वेस्ट में जो आज आधुनिक विज्ञान जो हम
पढ़ते हैं, लिखते हैं, उस पर काम करते हैं कार्यशालाओं में, तो उसके और भारतीय ज्ञान परंपरा के विज्ञान में क्या अंतर है, अगर कुछ अंतर है भी या नहीं, ये देखना आज हमारा काम है। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि ये विज्ञान शब्द तो हम बहुत ही परिचित हैं इससे। हम भौत शास्त्र कहते हैं, भौत विज्ञान, रसायन, ये भी विज्ञान का एक शब्द है और एक पार्ट है, और जीव विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित है, और खगोल शास्त्र है, ये सब विज्ञान है। आज बहुत सारे हैं, आज कंप्यूटर साइंस भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ये सब इंजीनियरिंग कहलाते हैं, कहीं कहीं वो साइंस भी कहलाते हैं। ये सारे के सारे आज विज्ञान मानते हैं। और ये सब जब आए तो केमिस्ट्री के लिए हम रसायन शास्त्र क्यों कहते हैं, तो इसका मतलब है रसायन, ये जो शब्द है तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में पहले से ही होना चाहिए, तभी तो हमने ये नाम दिया। भौत शास्त्र दिया, गणित दिया, तो इसका मतलब है गणित तो पहले से हमारे में था और ये नाम हमने मैथमेटिक्स को भी लगा दिया यहाँ पे। तो दोनों में कुछ तो है कॉमन। तो हमें ये सब पता है। आज हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे जगह पे हम सुनते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारा विज्ञान है। जैसे कि हमारे इसमें रसायन शास्त्र भी है, गणित भी है, खगोल भी है, और बहुत फेमसली लोग बोलते हैं भारतीय विज्ञान का क्या देन है, तो बोलते हैं जीरो। तो ये जो जीरो नंबर है ये भारतीय ज्ञान परंपरा से आया। तो कुछ लोग इसको कुचोद्य के रूप में भी कहते हैं और कुछ लोग बहुत गर्व से भी कहते हैं, चाहे कैसे भी कहने दीजिए, लेकिन ये तो है विषय कि आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं गणित, ये नंबर जो है, ये एक तरह से हमारी संस्कृति की देन है। तो ये सब जो विज्ञान जो हम कहते हैं, तो हमें आज पता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में भी था। वहां पे बहुत सारा इसके बारे में आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीजों को हमने पहली बार इस दुनिया में उसका आविष्कार किया, और हमारे से बहुत सारे काफी चीज है जो बाहर वेस्ट तक गए और वहां से घूम फिर के वापस अभी यहां भी आ रहे हैं। और ये भी है कि पिछले शायद 500,000 साल में हमारी जो विज्ञान की संशोधन है, जो जिस गति से आगे जा रहा था, उसमें थोड़ा कुछ रुकावट तो आ ही गई। और उसके कारण तो अनेक हैं, हमें पता है उनके कारण क्या है। देयर वर लॉट ऑफ इन्वेशंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो उसमें जो रुकावट आई थी वो हमें पता है। और इसके अंतर्गत इसके बीच में क्या हुआ कि बाहर जो स्पेशली वेस्ट में है, उनकी विज्ञान की जो परंपरा है वो हमसे आगे निकल गई। क्योंकि एक बीच में क्या हुआ, दो लोग रेस में जा रहे हैं, एक गिर गया, नीचे गिर गया, या शायद किसी ने गिरा दिया, कुछ भी हो, लेकिन एक तो गिर गया तो दूसरा रेस में आगे निकल गया, जो पीछे था वो आगे निकल गया। तो आज ये वाली बात है कि हम देखते हैं कि पश्चिम से जो है, वेस्टर्न साइंस जो है वो इंडियन साइंस से थोड़ा आगे है, थोड़ा नहीं, कई जगहों में बहुत आगे है। लेकिन ये भी सत्य है कि भारत का विज्ञान जो है वो कभी उनसे आगे हुआ करता था। तो इस स्थिति में हमें एक अजीब सा एक भाव महसूस होता है। ऑन वन साइड वी फील प्राउड दैट देखो हमारा विज्ञान जो है वो सबसे आगे था, तो इसलिए ऐसे नहीं कि वही कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, हमने तो किया था, हमें तो चीटिंग से हमें गिरा दिया गया, तो इसीलिए हम पीछे छूट गए। और दूसरा ये भी कभी कभी हमें लगता है कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है कभी कभी, अनेक लोगों में हमने देखा है कि अरे नहीं यार, वैसे भी कुछ भी कहो, लेकिन उनका साइंस तो आगे है और हमें तो वो पढ़ना ही चाहिए, आज कुछ नहीं कर सकते। वो चीटिंग से हम गिरे या गिराए गए, कुछ भी हुआ, लेकिन हुआ सो हुआ, और उसकी वजह से हम पीछे तो छूट गए, तो अब तो हमें वो पढ़ना ही चाहिए। हम नहीं कह सकते कि हम भास्कराचार्य के गणित से शुरू करके पूरा का पूरा 1500 साल का जो कुछ भी उन लोग ने और शायद 500 साल का जो कुछ उन लोग ने एडवांसमेंट किया, हम फिर से करेंगे।
तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये एक तरह की दुविधा पैदा हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में विज्ञान के बारे में हमारी भावना क्या होनी चाहिए। एक तरफ गर्व है, लेकिन दूसरी तरफ तो रियलिटी कभी कभी हमें चुभने लगती है कि आज हम कुछ भी करें तो मॉडर्न साइंस हैज गॉन अहेड टू सम एक्सटेंट। तो हमें ये हमारे पास ये प्रश्न आ जाता है तो कि फिर भारतीय विज्ञान की स्पेशलिटी क्या है। तो भारतीय विज्ञान क्या स्पेशलिटी है और हमें क्या लेना चाहिए, और हमारी ज्ञान परंपरा के विज्ञान से हमें लेना क्या चाहिए, और आधुनिक विज्ञान में क्या कुछ है जो उनके पास नहीं है और हमारे पास है। इसके रूप से हम शायद क्या फिर से आगे निकल सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे सामने आती है। तो जब आईकेएस के संदर्भ में, जब हम आईकेएस का पेपर भी है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी का एक सब सब्जेक्ट है आईकेएस के पेपर के अंदर, मैथमेटिक्स का एक है, और साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस वगैरह का है। तो ये सब बहुत सारे हैं। तो इसमें हमें ये सारे प्रश्न तो हमें पहले आते हैं। तो ये सारे प्रश्न जब आते हैं तो हमें ये बात पहले इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि विज्ञान क्या है और विज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका उगम कैसे हुआ, और इतर जो विज्ञान है तो इसमें क्या अंतर क्या है, और दोनों में क्या समानता है और अंतर क्या है, ये तो हमें पहले समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये हमने समझ लिया तो इधर से हम आगे कैसे जाएं इसका हमें पूरा ज्ञान तो हो जाता है। तो पहली बात हम अगले आधे घंटे में ये देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान को कैसे लाया गया है। अच्छा, तो इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं शास्त्र में। तो एक शब्द कल्पद्रुम के एक डेफिनेशन है, तो उसमें कहते हैं मोक्षे धी ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम यथा शिल्प शास्त्रियों। तो इसमें क्या कहते हैं, जब धी हमारी बुद्धि जब मोक्ष के ऊपर मंडराने लगती है और मोक्ष के संदर्भ में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो ज्ञान कहलाता है। और जो ज्ञान इतर विषयों पे हमें प्राप्त होता है, जैसे कि शिल्प शास्त्र, संगीत शास्त्र इत्यादि इत्यादि जो शास्त्र होते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं। ये शास्त्र में दिया गया एक डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन को हम देखते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम विशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो कहा जाता है कि जब ज्ञान इसको विज्ञान सहित दिया जाए और इसको पूर्णतः इसका अर्थ हम ले लें तो जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो इसका मतलब है कि विज्ञान जो है ये ज्ञान के साथ ही आता है, एक ऑक्सिलरी है, इसके साथ आता है। तो ऐसा भी कहा जाता है। तो ये ज्ञान शब्द पहले क्या है और उसके बाद में हमें पता लगाना पड़ता है कि विज्ञान शब्द क्या है। तो ज्ञ मतलब ये जो शब्द है, आपने अंग्रेजी में भी इसका सुना होगा, जैसे कि नॉलेज, नो, कॉग्निशन, रिकॉग्निशन वगैरह बहुत सारे हैं। ये ज्ञ जो है वो अंग्रेजी में KN करके हमें दिखाई देता है। टू नो, ये ज्ञान है। तो ये दोनों शब्द जो हैं ये एक ही शब्द हैं, इनका मूल एक ही है। तो इसको कॉग्नेट्स कहते हैं। तो ये नो और नॉलेज जो है, किसी के बारे में हमें ज्ञान होना, ये बात है। और हमें ज्ञान कैसे होता है, किसी चीज के बारे में हमें पता कैसे चलता है। देखिए ये एक पेपर है, इसके बारे में आपको ज्ञान कैसे हुआ? हमने देखा आंखों से। अगर आप आंख बंद कर लेते तो पता चलता क्या? आपको पता चलता? हमें नहीं पता चलेगा कि अगर आंख बंद कर ले तो नहीं पता चलेगा मुझे अभी ये पेपर है। टच करना पड़ेगा। अगर टच किया तो पता चलता है, या फिर इसका साउंड आया, ऐसे फर 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 करके साउंड आया तो पता चलता है आपको। तो हमारे बहुत सारे सेंसेस जो हैं
ज्ञानेंद्रिय, सेंसरी ऑर्गन्स जो कहते हैं, इन सब से हम विषय लेते हैं अंदर, और बाहर की दुनिया जो है, इस दुनिया के बारे में हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें पता चलता है कि क्या है, कौन बैठा है, कौन क्या क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। तो ये सब ज्ञान कहलाता है। और ये जब हमें पता चलता है, ये सारे विषय हमारे पास आते हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रिय से हम लेते हैं, तो हमें इस विषय के बारे में पता चलता है। लेकिन अब ज्ञान ये कह दिया, तो लेकिन हमारे इसमें कहा था कि तो इसमें और क्या है। अगर अब हम सोचते हैं तो ये सब बहुत सारी चीज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये सब हम क्यों करते हैं? जैसे कि हमारा कोई फेवरेट टीवी शो होता है, तो वो क्यों देखते हैं? किस कारण वो फेवरेट कहलाता है? माई फेवरेट डिश, माई फेवरेट स्वीट, माई फेवरेट शो, माई फेवरेट पर्सनालिटी, माई फेवरेट गेम। हमारा फेवरेट जो कुछ भी होता है, वो फेवरेट क्यों होता है? आप सोच सकते हैं बहुत सारे फेवरेट्स हैं, लेकिन ये सारे फेवरेट शायद मूवी हो सके, या फेवरेट म्यूजिक हो सके, या फिर फेवरेट गेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फेवरेट क्यों होता है? हमें आनंद आता है उसमें से, क्योंकि वो करने से हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर नहीं किया या हमारे हाथ से छूट जाए तो दुख भी होता है। अच्छा, तो हम अगर देखें तो हम जो कुछ भी करते हैं, जब बच्चे होंगे तो शायद हम स्कूल में जाते हैं तो लगता है कि मेरा नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो फिर माँ बाप को लगता है मेरा बेटा सबसे आगे होना चाहिए। और फिर अगर जब ऑफिस में जाते हैं तो सबसे कमाई मेरी ज्यादा होना चाहिए। और बाद में हर कहीं पे भी जाते होंगे, लेकिन हमेशा हमें कुछ ना कुछ तो आकांक्षाएं होती हैं और उसके लिए हम काम करते रहते हैं। लेकिन ये सारी आकांक्षाएं और ये सारा काम जो हम करते रहते हैं, तो इसका मूल कारण ये है कि वो करने से हमें कुछ आनंद की अनुभूति होती है, और सिर्फ ये आनंद के लिए हम काम करते रहते हैं। ये वाली बात पक्की है? अच्छा, तो अगर ये बात पक्का है तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारा फेवरेट मूवी है, तो हमारे सामने मूवी चल रहा है और शायद मैं अंधा भी हूं और सुनने में भी नहीं आता, तो मेरा फेवरेट रहेगा क्या? आनंद मिलेगा मुझे? नहीं मिल सकता आनंद। तो अगर सोचिए कि अगर किसी ने पट्टी बांध दी है ऐसे और मेरा फेवरेट मूवी चल रहा है, तो हम पहली बात क्या करेंगे? पट्टी खोल देंगे अपने हाथों से और फिर हमें हमारा फेवरेट दिख जाएगा। तो हम ये आनंद लेने के लिए हम क्या क्या करते हैं? सिर्फ ये ज्ञानेंद्रिय ये इतना काफी नहीं है। कभी हमारे हाथ पैर भी काम आते हैं और कभी कभी चाहिए भी। अगर हमें पैसा कमाना है तो हाथ पैर का तो मतलब होना ही जरूरी है। तो अगर गुलाब जामुन है हमारे सामने, हमारा फेवरेट है, लेकिन वो मुंह के अंदर जाएगा कैसे? अपने आप हाथ से उठाना पड़ेगा और करेक्ट जगह पे रखना पड़ेगा। अगर मैं आंख में रख लूं तो कोई फर्क मतलब ये मिलेगा नहीं मुझे। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू नोटिस हियर, एंड दैट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल what we do is to gain this happiness or आनंद। how do we gain it? ज्ञानेंद्रिय की माध्यम से हमें ये आनंद मिलता है। सिर्फ ज्ञानेंद्रिय नहीं, कर्मेंद्रियों का भी हम उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर कर्मेंद्रिय इस दुनिया में जो सारी चीजें हैं उसको करेक्ट जगह में नहीं रखते तो ज्ञानेंद्रिय को ये आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना तक तो हम आ गए। हम ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के माध्यम से हमें आनंद मिलता है। तो अब सोचिए कि पिछली बार 1 साल पहले हम किसी टूर पे गए हुए थे, बहुत बढ़िया जगह, बहुत मजा आया। तो आज हम इधर बैठे हुए हैं, हम तो उधर पिकनिक पे नहीं गए अभी, मतलब तब गए थे, अब तो नहीं ना, अब तो हम यहां पे हैं।
लेकिन अगर हम आंख बंद करके यहाँ पे बैठ के हम सोचते हैं कि कितना बढ़िया टाइम था, तो मतलब थोड़ी सी मुस्कान तो आ ही जाती है और मन में थोड़ा आनंद मिल ही जाता है, जो उस समय का आनंद था। तो अब आनंद किधर से आ रहा है? हमारी ज्ञानेंद्रिय मतलब आंख के सामने कुछ नहीं है, मैं कुछ खा नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, वहां की जो कुछ साइड से सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें आनंद मिलता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के कुछ भी काम नहीं किया, फिर भी मिल रहा है हमें आनंद। ये कैसे मिल गया? अभी जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के माध्यम से हमने जो कुछ भी इस दुनिया का विषय अंदर लिया था, वो अंदर हार्ड डिस्क में कुछ रिकॉर्ड हो गया, और जो कुछ भी रिकॉर्ड हो गया है हम वापस कनेक्ट करके उसको प्ले करके उसमें से आनंद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या कहना चाहिए कि सिर्फ ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो है ये हमें आनंद नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ माध्यम है, ये सिर्फ द्वार है, और इस द्वार के माध्यम से हमें जो अंदर आ रहा है तो ये हमारी मस्तिष्क के अंदर हमें आनंद मिल रहा है। तो ये दूसरी बात होगी। तो चलिए अब हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ भी जो है, हमारे मेमोरीज जो हैं, अच्छे बुरे मेमोरीज जो हैं, ये हमें आनंद देते हैं, कभी दुख देते हैं, ये सब हमारे इसके अंदर है। अब आप और एक सोचिए कि अगर संडे का दिन है, सुबह आराम से सो रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं, उठने की जरूरत भी नहीं, अच्छा, तो सुबह सुबह 7 बजे कोई आके घंटी बजाता है घर पे, तो हमें क्या लगेगा? इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि शायद जो कुछ भी गाली, कुछ एक भी गाली नहीं बचा रहेगा। लेकिन हमें इतना मतलब दुख की बात क्यों थी? हमें दुख क्यों हुआ? हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम किसी को याद नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ मूवी भी नहीं देख रहे थे, और पिछले साल का जो मूवी था वो याद भी नहीं कर रहे थे। सिर्फ नींद खुलने से हमें इतनी मतलब दुख क्यों होता है? नींद में तो कुछ नहीं कर रहे थे। ये एक अजीब चीज है, जो नींद में पूरा हमारा ये सारा दुनिया जो है, दुनिया से हमारा कट ऑफ हो जाता है और ये पूरा ब्लैंक हो जाता है, सिस्टम तो एकदम पूरा शटडाउन हो जाता है। लेकिन शटडाउन होने में एक आनंद है, तो ये वाला आनंद भी हम एंजॉय करते हैं। अगर कुछ एक हफ्ता हमें नींद नहीं आया तो क्या करेंगे? सीधे डॉक्टर के पास, मैं तो पागल हो रहा हूं, नींद नहीं आ रही मुझे। अगर नींद नहीं आई तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नींद में भी एक आनंद है। और नींद के समय क्या है, हम किसका उपयोग कर रहे हैं? कोई माध्यम नहीं, यहाँ पे कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं, कर्मेंद्रिय नहीं, बाहर कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ पुराना वाला मतलब स्मृति भी नहीं है हमारे मन में, तो फिर भी ये आनंद देता है। तो इसका सब का मतलब क्या है कि ये आनंद जो है ये हमारे अंदर है, और इस आनंद को बाहर लाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे कि हम कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ चखते हैं स्वाद, या फिर कुछ याद करते हैं, और कभी कभी कुछ ना किए बिना सब कट ऑफ करके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो ये सब जो हम काम करते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए करते हैं और दुख को टालने के लिए करते हैं, दोनों एक ही है। तो पहली बात जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में, ये फंडामेंटल चीज को भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका दिस इज द सेंट्रल एस्पेक्ट अराउंड विच द एंटायर इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज इवॉल्व्ड। भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत अच्छी तरह समझ लिया इन लोगों ने कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए करते हैं। लेकिन बाहर जो बोलते हैं वो कुछ ना कुछ तो और कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि एक्चुअली द मेजर करेंसी विच वी ऑल वांट इज हैप्पीनेस। बाहर जो टमाटर हो, कांदा हो, या चावल हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उससे वो सिर्फ पैसे से मिलता है, और इसीलिए हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर पैसा है तो सब कुछ है, और सब कुछ है तो पैसा है। So money is the common currency that gets us everything else। और इसी तरह जब भारतीय ऋषियों ने जीवन को देखा तो उन्होंने देखा कि सब कुछ सिर्फ आनंद के ऊपर निर्भर है, वही हमारी मतलब जीवन की नींव है।
इसी फाउंडेशन के ऊपर हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। इसलिए उन लोग ने सोचा कि फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी रिसर्च्ड ऑन एंड क्रैक्ड इज हैप्पीनेस और आनंद। और यही से शुरू होता है भारतीय ज्ञान परंपरा की कथा। और इसी से सारा का सारा जो कुछ भी एडवांसमेंट्स हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, वो सब यहीं से आता है। और ये कैसा आता है मैं अगले शायद 15-20 मिनट में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा। तो जब ये पता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आनंद ही सब कुछ है हर व्यक्ति के लिए, वो शायद यहाँ पे भारत में हो या अमेरिका में हो और कहीं पे भी हो, सबकी यही अवस्था है, हर कोई आनंद के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा तो अच्छा चलिए भैया, मेरे पास एक एटीएम कार्ड है, जब भी चाहिए मैं एटीएम के अंदर डालूंगा तो पैसा आ जाएगा। कितना पैसा लेंगे आप? आपके अकाउंट में जितना होगा उतना ही तो ले सकते हैं हम, 100, 200, 1000, 10,000, शायद 1 लाख, 2 लाख, बस उसके मतलब देयर इज सम लिमिट टू इट ना, वॉट एवर इज योर एटीएम कार्ड उतना ही ले सकते हैं। वैसे ही आज हम जो कुछ भी देखते हैं या चखते हैं और बाहर कहीं से भी हमें आनंद मिलता है, वो सब एटीएम कार्ड के जैसे है। वहां पे गुलाब जामुन है, इतना रख लिया, चलो इतना आनंद मिल गया, कुछ मूवी देख लिया, इतना आनंद मिल गया, बड़ा सा नौकरी मिल गया तो इतना आनंद मिल गया। ये सब एटीएम कार्ड के जैसे, एटीएम कार्ड डाला पैसा बाहर आया, तो यहाँ एक आनंद का एटीएम है, कुछ ना कुछ डालो आनंद आ जाता है। तो हमारे ऋषियों ने सोचा अच्छा चलो ये एटीएम कार्ड तो है, लेकिन ये सारा पैसा आ कहां से रहा है? सारा का सारा पैसा आता कहां से है? हमारे मॉनेटरी सिस्टम में सारा का सारा पैसों का प्रिंटिंग कहां पे होता है? आरबीआई में। तो ऋषियों ने सोचा तो चलो सारा का सारा पैसा वहां से आ रहा है, तो हम इतने छोटे से पैसों के लिए यहाँ पे क्यों इतने मतलब मारामारी कर रहे हैं, चलो वहीं पे डाका डालते हैं डायरेक्ट आरबीआई से। तो ऋषियों ने उनका एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब अगर आप मतलब ये नहीं सोचिए कि अब पिपेट कहाँ है, ब्यूरेट कहाँ है, मल्टीमीटर वगैरह कहाँ है, ये सर्क्यूट वगैरह कहाँ है, ये मतलब एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे तरीके से होते हैं। तो उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो बोला तो ये आनंद जो है इसका मैक्सिमम कहां से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? तो उनका एक एक्सपेरिमेंट चला जिसका तैत्तिरीय उपनिषद में उसका वर्णन है। तो उन्होंने कहा तो सोचिए, तो देखते हैं, एक है आनंद का एक बेसिक यूनिट, जो एक युवा हो, वो मतलब सारा का सारा जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उसके पास है, पूरे धरती का राजा है वो, उसके पास सारी संपत्ति है, स्वस्थ है, तो इसका जितना आनंद हो सके उसको 1 यूनिट कह देते हैं। तो अब उनका एक्सपेरिमेंट चला कि ये आनंद को और ज्यादा कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके उन लोगों ने देखा कि कुछ स्टेट्स ऑफ माइंड हैं जिसमें से आपको आनंद और भी बढ़ाया जा सकता है। और उनका जो रिसर्च था उसमें से उनको पता चला कि इसको गिनना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उन लोगों ने बोला 10 to the power 20 तक वो गिनते गए, और उसके बाद में बोला ये जो आनंद का एक राशि है हमारे अंदर, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। और ये आनंद की राशि जो है आरबीआई जैसा, ये इतना बड़ा है कि ये दिस इज 10 to the power of 20 एंड प्रॉब्ली इवन मोर, इट इज मोर देन दैट। तो ऐसा बड़ा आनंद का एक स्टेट है हमारे अंदर, और ये हम अनुभव कर सकते हैं, हमने किया है। और ये वाला मतलब जो स्टेट है, हम दूसरों को इसका संक्रमण भी कर सकते हैं। तो ये वाला फंडामेंटल डिस्कवरी था जिसके ऊपर इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है, इसके ऊपर पला था। तो ये फंडामेंटल डिस्कवरी जब उन्होंने किया कि यहां पे इतना बड़ा आनंद मिल सकता है, तो उन लोग ने बोला इसका नाम क्या दें? ये एक तरह का सुख है, एक तरह की चैन शांति है, तो इसका नाम क्या दें? तो उन लोग ने बोला तो ये एक सुख है, और ये मुझे कहां पे मिला? मेरे अंदर मिला मुझे, क्योंकि मैं बाहर नहीं गया। तो उन लोग ने इसका नाम रख दिया आत्मा सुख। कभी कभी उसको बोला कि ये ब्रह्मानंद है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, और इसका एक नाम भी है, और ये नाम कहलाता है ज्ञान। तो ये ज्ञान जो शब्द है, मूलतः
ये ऐसी स्थिति का एक नाम है जिस पर ये सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्मा इत्यादि है, उस स्थिति का नाम है ज्ञान। इसीलिए इसमें कहा गया है कि मोक्षे धी ही ज्ञानम, और ये धी ही, धी शब्द आपने बुद्धि, धी ये सुना होगा, आपने बुद्ध का नाम सुना होगा। बुद्ध क्यों हो गए? क्योंकि वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उनके अंदर सडनली उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ, अरे ये जो आनंद और जो दुख, हमारे सब जगह में दुख है, ये दुख का कारण क्या है? और ये दुख का कारण जब मिट गया तो अवशेष रहा सिर्फ आनंद। तो उनको एक क्षण में पता चल गया, ऐसे नहीं कि एक्सीडेंटली एक क्षण में हो गया, ये एक क्षण के पीछे बहुत सारा काम है। जो लड़का या लड़की बहुत एक मुश्किल परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जैसे कि IIT JEE का परीक्षा हो, तो उसमें फर्स्ट रैंक पहला नंबर आ गया, सारे के सारे पेपर्स पे छप गए उनके नाम, इंटरव्यू के लिए सब लोग माइक पर के उनके सामने बैठ गए, तो बोले अरे एक क्षण में इसका कहां से कहां चला गया ये। तो ये एक क्षण जो है ये अचानक से नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारा परिश्रम था। तो ऐसे ही बुद्ध, उनका धी जो है, उनके धी के अंदर एक सडन का चेंज आया और उसके वजह से उन्होंने भी वो अंदर के आनंद को महसूस किया, आनंद का अनुभव वहां पे हुआ, और इस स्टेट को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मतलब ज्ञा अवबोधने, इसका बोध होने लगता है कि हमारे अंदर इतनी बड़ी राशि है, इसकी अवबोधना जब होती है तो वो ज्ञान कहलाता है। और यहां से सब कुछ शुरू हो जाता है भारतीय ज्ञान परंपरा। अब परंपरा क्यों चाहिए? जब जो मेरे पास है मैंने और किसी को दे दिया, उसके पास जो है वो और किसी ने इसको दिया, ये रिले रेस हो गया। जब हमारे पास बहुत सारा जो धन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो और किसी को देते हैं, अरे तू भी एंजॉय कर ले थोड़ा, तो वो और किसी को पास करेंगे, वो और किसी को पास करेंगे। तो ये हो गई परंपरा। और ये परंपरा किसकी है? ये ज्ञान की परंपरा है। तो यहां से शुरू हुआ भारतीय ज्ञान परंपरा। तो ये ज्ञान का अनुभव जो है, जो ऋषियों ने अनुभव किया था, उन लोग ने सोचा इस अनुभव को हम ट्रांसमिट करते हैं, बाकी सारे लोगों को ये देते हैं, सबको ये आना चाहिए। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे कह के उन लोगों ने सोचा कि ये वाला जो आनंद है ये सबको मिलना चाहिए। तो इसको ज्ञान कहते हैं और कहीं कहीं इसको योग भी कहते हैं। तो ये सब उसी एक स्थिति की वर्णना है, उसकी एक स्थिति की, मतलब उसका एक नाम है। और लेकिन ये जो स्थिति है बहुत आनंद देता है, लेकिन ऋषियों ने ये नहीं कहा कि बाकी सब तुम्हारा गुलाब जामुन छोड़ दो, क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो बहुत बड़ी प्रमाण का जो आनंद हमें मिल सकता है वो पूरा 24 घंटे नहीं मिल सकते हमें, तो बाकी के 23 घंटे में ये सब करना पड़ता है। हम तो मूवी भी देखेंगे, हम मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, बाहर जो है वो सब चाहिए ही, उसका निराकार नहीं किया। मतलब उन्होंने बोला योग है, उसके साथ भोग भी है, तो योग और भोग दोनों को मिला के एक जीवन पद्धति बनाते हैं। यही उनकी ज्ञान परंपरा थी। अब अगर ये ज्ञान परंपरा हो गई तो इस ज्ञान का विस्तार होने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चाहिए। अगर कोई भी एक आदमी ने कुछ नया आविष्कार किया, एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, कितने साल पहले आविष्कार किया? 100-150 साल के पहले। तो उसने अपने लैब में बहुत एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद में उसका आविष्कार हो गया कि लाइट बल्ब हो गया। तो अगले ही दिन पूरी दुनिया में सबके घर में लाइट बल्ब आ गए क्या? कितने साल लगे? शायद 10, 20, 30, 50, 100 साल। हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जो पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब सिर्फ 5 या 10 साल पहले देखे, या शायद अभी भी नहीं आया हो। तो वहां से यहां तक की दूरी जो है, इसमें क्या लगता है? व्हाट डज इट टेक टू ट्रांसलेट एन इनोवेशन और एन इन्वेंशन फ्रॉम द लैब ऑफ अ साइंटिस्ट ऑल द वे इनटू योर होम्स? हमारे घर तक पहुंचने में क्या लगता है?
तो इसका उत्तर है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। कोई भी नॉलेज हो, कोई भी डिस्कवरी हो, कोई भी इन्वेंशन हो, ये सब के सब सारी दुनिया में फैलने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है, एक ने उसको पाया, वो और 10 को सिखाएगा, सिर्फ सिखाएगा नहीं, उसको बनाने की पद्धति भी उसको बताएगा। और एक घर पे बैठ के कोई बल्ब बनाते रहे पूरी दुनिया का मतलब कैसे ये होगा, सप्लाई डिमांड का बहुत गैप हो जाता है। तो उसके लिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना पड़ता है। जब फैक्ट्री बनेगा उसके लिए पूंजी चाहिए और लोग चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो ये सब बनाने में बहुत सारा काम लगता है। ये सब किया तो एक फैक्ट्री बन गया और फिर 10 फैक्ट्री बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, सारे मेरे अलग अलग देश पे जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बनाने पड़ते हैं और ट्रांसफार्मर्स बनाने पड़ते हैं, घर के अंदर वायरिंग करना पड़ता है। इतना सारा काम होने के बाद में वो वाला जो इन्वेंशन है वो आपके घर तक पहुंचता है। तो ऋषियों ने जो आनंद का अनुभव किया अपने अंदर, जो बड़ा सा पूंजी उनको मिला, उन्होंने सोचा ये सर्वे संतु सुखिनः, सबको दे देते हैं। लेकिन सबको देने का एक तरीका भी होना चाहिए। तो कैसे ट्रांसमिट करें, इतने सारे, इतना बड़ा देश है, इसमें इतने सारे लोग हैं और सबको कैसे देंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक परंपरा बनाई, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम बनाया। तो सोचा इसको कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। और कोई बंदा आ गया हमारे सामने, तो यहाँ पे बैठा है, तो उसको कैसे ये प्रदान कर रहे हैं, उसका तरीका क्या होना चाहिए, कैसे दे सकते हैं, कैसे किया तो वहां जाएगा और क्या नहीं किया तो नहीं जाएगा, ये सब देखना पड़ता है। तो इसके पीछे जो है ये ज्ञान की विस्तार जो है, ज्ञान को बढ़ाने का एक फील्ड है, इसके बारे में भी एक धी या बुद्धि होनी चाहिए। तो ये वाली बुद्धि जो होती है ये विज्ञान कहलाता है। जब ज्ञान जो है वो हमारे अंदर है, मोक्षे धीहि ज्ञानम, लेकिन ये ज्ञान जो है अगर इसका विस्तार करना है, ये विस्तार के मैकेनिज्म्स के बारे में अगर उनको सोचना है, उसके बारे में बुद्धि से काम करना है, तो वो विज्ञान कहलाता है। तो ये ज्ञान की विस्तृति जो है, ये विस्तृति का जो कुछ भी विषय है वो विज्ञान कहलाता है। और ये वाला विज्ञान जो है ये सिर्फ वेद इत्यादि में नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे योग की पद्धतियां हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं सपाद लक्ष्य, इतने सारे योग मार्ग हैं और हर किसी का कोई ना कोई तरीका होता है, कुछ किसी पे काम करता है और किसी पे नहीं काम करता। एक ही मतलब ये हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारी औषधियां होती हैं, किसी को कुछ मैच करता है और किसी को नहीं मैच करता। ये वाली मेडिसिन आपके ऊपर काम करेगा लेकिन शायद और किसी के ऊपर नहीं, उसके लिए अलग सा ही कॉम्बिनेशन को ढूंढना पड़ता है। तो डॉक्टर जो है अलग अलग से मेडिसिन रखते हैं पेशेंट को देखते हुए। वैसे ही जब ये ज्ञान परंपरा बढ़ना है तो हर किसी के लिए अलग सा मेथड चाहिए होता है, और वहां से हमारे सारे के सारे योग मार्ग और ज्ञान मार्ग और सारी विद्याएं और सारी कलाएं जो है सब कुछ ये वैरायटी को दर्शाती है। यहाँ पे वेद भी चाहिए, तंत्र भी चाहिए, पुराण भी चाहिए, इतिहास भी चाहिए, हमें नाट्य चाहिए, संगीत चाहिए, शिल्प चाहिए। ये सब जो है ये संक्रमण करने का अलग अलग तरीका है, और चुन चुन के किस अधिकारी को, किस पात्र को, कहां पे, कब, कैसे, क्या देना है, यही ज्ञान परंपरा बन गई। और उसके अंदर ये ज्ञान परंपरा कब सफल होगी और कब नहीं सफल होगी, इसके बारे में जो आविष्कार किया गया, इसके बारे में रिसर्च जो किया गया, वो भारतीय विज्ञान है। और इसके वजह से वहां से जो आगे आगे बढ़ते बढ़ते आया वो विज्ञान कहलाया, और यही हमारी व्यावहारिक भूमिका तक आ गई। एक बात जो है मैं बताता हूं कि जो आनंद का जो विज्ञान है और वहां से आज हमारे नॉर्मल जो साइंस जो कहते हैं, इसका लिंक कहां से आता है। तो आप एक देख लीजिए कि गणित है, हमें लगता है अरे गणित में क्या है, गणित और इसको और उस ज्ञान में क्या मतलब क्या है। तो जब ऋषियों ने बनाया तो उन्होंने सोचा कि हमारे अंदर एक प्रक्रिया चल रही है, तो इस अंदर की आनंद की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया की बाहर से हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन एड्स तो चाहिए,
जब टीचर्स क्लास में जाते हैं तो कॉन्सेप्ट के लिए कुछ कार्टून्स बनाते हैं, बोर्ड पे डायग्राम बनाते हैं, कभी कभी मॉडल्स बना देते हैं और मॉडल्स बना के दिखाते हैं, तब जाके बच्चों को समझ में आता है कि अच्छा तो ये ऐसे करते हैं। तो इसके लिए कभी कभी उनके अंदर की जो अनुभव है वो अनुभव को बाहर दर्शाने के लिए उन्होंने कुछ कुछ पैटर्न्स बनाए, कुछ कुछ वेदिकाएं बनाई वहां पे, कि जो यज्ञशालाएं बनाई, उसके कुछ मेथड्स वगैरह निकाले। तो ये जब मेथड्स बाहर उन लोग उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं तो उसके लिए तो कैसे बनाए, उदाहरण के लिए एक तो था उनका कि एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, हमें ऐसे स्क्वायर और ऐसे सर्कल बनाने हैं जिसके एरिया इक्वल हो। ये एक छोटा सा रिक्वायरमेंट था उनका, वो और किसी बड़ी सी काम के लिए ये छोटा सा एक काम था। तो उन लोग ने सेपरेट का एक आउटसोर्स कर दिया, बोलता अच्छा चलो बताओ कि क्या तरीका है जिससे वी कैन मेक वन स्क्वायर एंड सर्कल ऑफ इक्वल एरिया। तो ये मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम हो गया, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में ये यज्ञ प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। खगोल शास्त्र में इतनी सारे मैथमेटिक्स के थियरम्स वगैरह आए थे, ये सब खगोल शास्त्र के संदर्भ में आए थे क्योंकि उसका ये यज्ञ प्रक्रिया से एक संबंध था। उन्होंने योग किस लिए, योग के सारे इतने सारे तरीके हैं, तो इन लोग ने अवश्य ये बनाया कि हमारा आरोग्य स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम डायबिटीज से आज बच सकें, इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि आज हमें डायबिटीज से बचकर उस उन्नत आनंद का अनुभव करना है। ये दोनों काम होनी चाहिए, योग भी होना चाहिए और भोग भी होना चाहिए। इन दोनों कामों के लिए उन्होंने इतना बड़ा विज्ञान का प्रक्रिया एक शुरू किया, इतने सारे डिसिप्लिन्स उन्होंने कर दिए कि गणित था, ये खगोल शास्त्र था, योग शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है और तर्क का एक शास्त्र, हर किसी के लिए एक शास्त्र बनाया, हर एक का एक विज्ञान है, पदार्थ का एक विज्ञान है, कौन से पदार्थों का प्रयोग कब कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, कौन इसका उपयोग करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, किस किस संदर्भों में इसका ये करना चाहिए, कैसे हमें मतलब हमारे जो वस्त्र हैं वो किस पदार्थ से बनाया जाए, हमारा खाना जो है वो किस प्रकार से उसको पकाया जाए, किस समय में पकाया जाए, कैसे रखा जाए, इसके पीछे जो है ये ज्ञान परंपरा की धारा अविच्छिन्न रूप से वहां पे बह रही है। और जब हम सिर्फ ये बाहरी विज्ञानों को, गणित शास्त्र को मैथमेटिक्स कह देते हैं, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कह देते हैं, जीव शास्त्र को बायोलॉजी कह देते हैं, तो इसके पीछे भारतीय ज्ञान परंपरा की स्रोत जो है, जो आनंदमय जीवन के लिए बनाया गया है, वो मिस हो जाता है। और यही एक कारण है जो हमारे और पाश्चात्यों के विज्ञान से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जब विज्ञान का परिकल्पना हुआ तो इस विज्ञान की परिकल्पना में उसके पीछे योग और भोग दोनों की एक सहायक डिसिप्लिन बनाया गया। लेकिन आज जो हम बाहर विज्ञान, जो मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह कहते हैं, वहां पे सिर्फ भोग की बात है, न तो योग की। सिर्फ एटीएम वाले पैसों की बात कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया आरबीआई जैसा कोई चीज है ही नहीं, वो इस सीमा में नहीं आता। यही है अंतर भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान परंपरा में। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारे इस ज्ञान परंपरा में कहीं बाकी सब आगे निकल गए, हाँ वो सच है, हमें वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद रेस में चीटिंग की गई हो, हाँ रेस में चीटिंग की गई, हमें गिराया गया, लेकिन ये तो सत्य है कि हम गिरे और कोई आगे बढ़ गया। तो इसको दुरुस्त करना तो अवश्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके 500 साल जो है वो कम काल नहीं है। 500 साल में बहुत सारे विज्ञान की एडवांसमेंट्स जो है वो आगे चली गई है। आज शायद अगर उस दिन हमें नहीं गिराया जाता तो भास्कराचार्य के शिष्य परंपरा आज इनसे और कहीं आगे जा सकते थे, लेकिन अफसोस कि नहीं हुआ और हमें ये तथ्य तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन आज हमें क्या करना चाहिए? हम ये नहीं कह सकते कि तो चलिए हम वहां से फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बाहर की व्यावहारिक सत्य जो है वो
ये नहीं मानती, क्योंकि हम 500 साल वहां से शुरू करें तो वी विल नेवर बी एबल टू गो पास्ट देम। तो व्यावहारिक सत्य जो है उसको मानकर हमें आधुनिक विज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसका भी उपयोग करना चाहिए, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्पिरिट है, उसका ध्येय जो है, उसकी जो कल्पना है, उसको हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए। जहां जहां हो सके भारतीय विज्ञान की स्रोत जहां जहां अभी तक अच्छी तरह है उसको पकड़ के हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन जिधर हम ये ऐसे नहीं कर सकते तो आधुनिक विज्ञान को भी उसका भी उपयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग और उपयोग सिर्फ भारतीय तरीके से होना चाहिए। उसका प्रयोग का मार्ग सिर्फ भारतीय होना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। भारतीय शास्त्रों के पीछे जो भावनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उस अवधारणा को सामने रख के उसी को साक्षी मानकर ये विज्ञान आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मूलतः विज्ञान का जो शब्द है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और ज्ञान मतलब एक अलौकिक आनंद, और ये व्यावहारिक आनंद के साथ मिला जुला सा एक दिनचरी हो, हमारी जीवन व्यवस्था हो, जीवन शैली हो, जहां पर बहुत सारा आनंद भी मिले और ये व्यावहारिक छोटी छोटी आनंदें भी मिले हमें, और सब कुछ मिला के हम ज्ञानमय एक भारत की रचना हम कर सके। ऐसी ऋषियों की एक परिकल्पना थी जो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, ज्ञान हमारा ध्यान हमारा मस्तक में था मन में था। तो ऐसा जो भारत जो है, जो ज्ञानमय हो, ध्यान को हमारी जीवन में ओतप्रोत रूप से डालें और हमारा जीवन पूर्णतः आनंद की उपासना में लगी रहे। और जब आनंद के उपासना में हम लगे रहें, दोनों तरह के आनंद, योग और भोग दोनों में, तो इसमें जहां तक आधुनिक विज्ञान सहाय करे वो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा ध्येय नहीं बदलना चाहिए। हमारा ध्येय जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा से आती है, और वो ध्येय कतई न बदल सके। ये इस तरह से अगर हमने आधुनिक और भारतीय विज्ञान का उपयोग किया, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो विज्ञान का स्रोत है, अगर हमने उसे अपनाया, उसे ठीक तरीके से आगे ले गए और ऋषियों की दृष्टि से हम आगे इसको ले गए, तो शायद अवश्य ही भारत पुनः, मैथिली शरण गुप्त जी जो कहते हैं ज्ञान हमारा ध्यान हमारा मस्तक में मन में था, ऐसा एक भारत फिर से पुनर्निर्माण है। आज की भारतीय ज्ञान परंपरा एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी वक्तागणों का खूब खूब धन्यवाद, जिन्होंने हम सभी को भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित उत्तम मार्गदर्शन दिया। पुनः सर्वेषां धन्यवाद। खूब खूब आभार माननीय मोहन जी।